हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया बढ़िया होंगे। तो वापस से मोस्ट वेलकम। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जितनी रेखाएं डाली गई, कुछ आड़ी रेखाएं डाली गई, कुछ खड़ी रेखाएं डाली गई। जो आड़ी रेखाएं हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। या मैं बात करूंगा, कुछ मैंने आपसे ऐसी बात की थी कि हमारा मैप हो गया, या मैं कहूं कि अर्थ हो गया। अर्थ में मैंने जो आड़ी रेखाएं डाली थी 0 डिग्री ऊपर में, और हो जाएगी 23.5 डिग्री, यस और नो। नीचे की बात करूंगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैंने बताया था आपको कि इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और मैंने 0 डिग्री को आपको बताया था कि 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या विषुवत अक्षांश बोलते हैं। इसी के ऊपर वाले उत्तरी अक्षांश की हम बात कर रहे थे, जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और इसी को मैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलता हूं। क्लियर है क्या? इसको मैं क्या बोलता हूं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, इसको बोला जाता है कैंसर रेखा। और इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये वाली जो रेखा है, ये टोटल 18 देश से होकर के गुजरती है। ये मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर 18 देश से होकर के गुजरती है। और उस 18 देश में से एक हमारा प्यारा भारत भी है। इसमें से एक देश भारत है। और आज का जो टॉपिक है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, या मैंने लिखा है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कहां कहां से होकर के गुजरती है। तो ये चीजें हमको देखना है कि पृथ्वी, और आप जानते हो कि भारत कर्क रेखा के ऊपर यहां पर कुछ इस प्रकार से आएगा, बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 भागों में बांटती है। तो इसी को हमको क्या करना है, आगे पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। यहां अगर बात की जाए भारत की, तो यहां अगर मैं भारत का मैप बनाऊं, अब मान के चलिएगा कि हमारा प्यारा भारत सारे जहां से अच्छा, आप जानते ही हो। जैसा मैं थोड़ा सा इसको मैं ये बना देता हूं, इधर से ये, यहां से ऐसा बना करके इसको मैं थोड़ा सा ये बना देता हूं। क्लियर है क्या? थोड़ा सा गाइस यहां से ये हल्का सा इसको मैं इधर लेता हूं। ये त्रिपुरा हो गया, ये आपका मणिपुर, यहाँ से ये गाइस हल्का सा चेंजेस हो रहा है थोड़ा सा मैप में, है ना। मान के चलिए ऐसा लग रहा है कि मुझे ये मैप को पोलियो हो गया होगा, है ना। इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं गाइस, है ना। इसको फिर से बनाते हैं, ये कलर लेते हैं, है ना। रुकिएगा थोड़ा। तो मैंने यहाँ पर ये भारत का मैप बनाया। और आप जानते हो कि भारत का मैप हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनने वाला है। थोड़ा सा इसको ये, तो ये यहाँ से ये किया हमारा, थोड़ा सा इसको ये बोला हमारा भारत, इसको भी थोड़ा सा इधर मैं बना देता हूँ। ये मान के चलो हमारा भारत है। अगर मैं बात करूंगा कि यहां पर भारत में कर्क रेखा, कर्क रेखा की अगर मैं बात करूंगा कि कितने राज्यों से होकर के गुजरेगी, तो यहां पर आपको याद रखना है कि टोटल कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरेगी, तो मैं बात करूंगा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों में आप सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की, कि पहला राज्य कौन सा होता है। तो जो पश्चिम में आता है, सबसे पश्चिमी राज्य की मैं बात करूंगा, तो सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। और पश्चिमी राज्य गुजरात से पहला, आपका पहला राज्य कौन सा हो गया, तो गुजरात। मैं नंबर 1 पे यहां पर गुजरात लिख देता हूं, जी गुजरात। इसी को मैं क्या बोलूंगा, गुजरात से होकर के गुजरती है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बेटा, तो यहां पर गुजरात के जस्ट बाद में आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे राजस्थान। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो राजस्थान के बाद में जस्ट आपका तीसरे नंबर पे आता है एमपी, तीसरे नंबर पे एमपी मध्य प्रदेश। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
नंबर 4 की बात करूंगा तो एमपी से जस्ट कौन अलग हुआ, तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है, इसीलिए चौथे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ हो गया। 5वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा कि 5th नंबर पे क्या आएगा, तो आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ के जस्ट साइड में झारखंड आता है, 5वें नंबर पे झारखंड हो गया। 6th नंबर की बात करेंगे बेटा, तो 6th नंबर पे आप यहां पर जानते हो कि यहां पर वेस्ट बंगाल आता है 6th नंबर पे। और 7 नंबर की बात करूंगा तो ये जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ये 7th नंबर पे बेटा मैं त्रिपुरा बोल सकता हूं। और ये 8वें नंबर पे आपका मिजोरम हो जाएगा क्या, तो मैं कह सकता हूं कि भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और वो राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और उसके बाद में मिजोरम हो जाएगा। तो टोटल राज्य कितने हो गए आपके, 8 राज्य हो गए बेटा। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मैंने कहा कि कर्क रेखा जो भारत में आती है तो पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो मैं बात करूंगा कि सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये मैं कहूंगी कर्क रेखा वाला पश्चिमी राज्य आपका गुजरात हो गया, पश्चिमी राज्य गुजरात हो गया। अच्छा, पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा, सबसे पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो सबसे पूर्वी राज्य आपका मिजोरम हो जाएगा, पूर्वी राज्य। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि आपका पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा, पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो मिजोरम हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करें कि यहां पर कुछ क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि सबसे ज्यादा कर्क रेखा कौन से राज्य से निकलती है, सबसे कम कर्क रेखा कौन से राज्य से निकलती है, साथ में और बात करते हैं कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास में स्थित है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या मैं बात करूंगा कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, कौन सा शहर सांची के, या मैं बात करूंगा कर्क रेखा के एकदम पास में स्थित है, तो थोड़ा सा वो भी देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले गुजरात में आ रही है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में आ रही है, क्लियर रहेगा, राजस्थान में आ रही है। मतलब अगर बात की जाए कि राजस्थान में सबसे कम गुजरती है, क्लियर, राजस्थान में सबसे कम गुजरेगी, यस और नो। यहां पर अगर मैं बात करूं कि सबसे कम कहां गुजरती है, तो सबसे कम राजस्थान में। उसके बाद में बात करेंगे कि मैक्सिमम कहां गुजरती है, तो मैक्सिमम बेटा एमपी में। एमपी की अगर मैं बात करूंगा तो आप जानते हो कि एमपी में लगभग एमपी को 2 भागों में बांटने का काम कर्क रेखा करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एमपी को लगभग 2 भागों में बांट देती है, जैसे भारत को 2 भागों में बांट रही है, वैसे ही एमपी को भी ये 2 भागों में बांट रही है। तो थोड़ा सा मैं इसके पॉइंट दिखाता हूं आपको कि कर्क रेखा यहां पर हम लिखेंगे, एक मिनट गाइस, तो यहां पर हम लिखेंगे कि कर्क रेखा, पहला पॉइंट, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इसमें सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूंगा कि सबसे ज्यादा लंबाई में कौन से राज्य से गुजरती है, तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, मध्य में होने के कारण मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश है ना, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से, मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश से गुजरती है। सबसे ज्यादा कहां से गुजरेगी, मध्य प्रदेश से गुजरती है। अच्छा, सबसे कम की बात करेंगे, तीसरे नंबर पे फिर पॉइंट लिखता हूं मैं, सबसे कम कौन से राज्य से गुजरती है, सबसे कम कौन से राज्य से गुजरती है, तो आपको याद रखना है सबसे कम कौन से राज्य से गुजरेगी, तो राजस्थान, याद रहेगा क्या, सबसे कम कौन से राज्य से गुजरेगी, तो राजस्थान से गुजरेगी। उसके बाद में अगर बात करेंगे कि कर्क रेखा के ऊपर कौन सी राजधानी है, 4th पॉइंट मैंने लिखा, पहला हो गया कि 8 राज्यों से गुजरती है, फिर मैंने लिखा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर लिखा कि सबसे कम कौन से राज्य से गुजरती है, तो आपको याद रखना है राजस्थान। उसके बाद में मैं बात करूं राजधानी की, कि कौन सी राजधानी ऐसी है जो कर्क रेखा के ऊपर है, राजधानी कर्क रेखा पर
रेखा पर स्थित है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के एकदम ऊपर स्थित है। तो मैं बात करूंगा बेटा रांची की। और रांची आपको याद है कि रांची की अगर बात की जाए तो रांची से आपके एम एस धोनी कैप्टन कूल भी आते हैं, है ना। तो यहां अगर मैं बात करूंगा रांची राजधानी किसकी है, तो रांची राजधानी हो जाएगी आपकी किसकी, झारखंड की। राजधानी कहां की हो गई, ये आपकी राजधानी झारखंड की हो जाएगी। और यहाँ पे आप जानते हो झारखंड वर्तमान में हेमंत सोरेन सीएम है यहाँ के। आप जानते हो कि हेमंत सोरेन को अभी बीच में जेल में डाल दिया गया था, है ना। बहुत ही कंट्रोवर्सी होती है, जेल में डाल दिया गया वापस में झामुमो, है ना। झामुमो तो जानते ही होंगे ना, यहाँ लिखूं मैं थोड़ा सा झामुमो, कोई कमेंट करके बताओ मुझे झामुमो क्या है। झामुमो, है ना बेटा, इसको बोलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, जो कि किसकी है, हेमंत सोरेन की है, जो वर्तमान में सीएम है कहां के, झारखंड के। और झारखंड के वर्तमान सीएम कौन सी पार्टी से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और कौन सी पार्टी से बने हुए हैं, तो आपको आईएनसी याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या मैं बात करूंगा इंडियन अलायंस का घटक दल है ना। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि झारखंड में, यार झारखंड के सीएम कौन है, आपके हेमंत सोरेन। और रांची यहाँ की राजधानी हो गई। यहीं पे झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में समेत शिखर है, जिसको हम पार्श्वनाथ का पठार बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा माना जाता है कि जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के 23rd नंबर के, है ना, 23rd नंबर के, जिन्होंने चतुरायन धर्म दिया, उन्होंने यहीं पर झारखंड में तपस्या की थी। इसीलिए समेत शिखर का नाम क्या कर दिया गया, पार्श्वनाथ का पठार हो गया है। क्लियर है क्या। तो ये भी थोड़ी सी चीजें आपको झारखंड के बारे में याद रखना है। तो राजधानी कर्क रेखा के ऊपर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्थित है, तो मैं बात करूंगा कि झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। क्लियर इतना। अब अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया आपका पास में स्थित है। अब आगे बात करते हैं कि शहर कौन से पास में है। शहर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में हो, शहर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम पास में स्थित है, कर्क रेखा के एकदम पास में स्थित है। तो बेटा आपको याद रखना है कि एकदम सांची याद रहेगा क्या, सांची तो आप भूलोगे नहीं, सांची। और सांची के बारे में भी एक दो पॉइंट लिख लेना आप, कि अगर मैं सांची की बात करूं तो सांची पहला क्वेश्चन आता है कि है कहां पर, एमपी में। दूसरी बात करूंगा बेटा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। क्लियर है क्या, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। और यूनेस्को की अगर मैं बात करूंगा तो यूनेस्को के बारे में भी एक दो पॉइंट यहां पर लिख लेना कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूंगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, तो आपको याद रखना है पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर हो गया। इसके बाद में बात करेंगे हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है बेटा। इंडिया में टोटल, मैं भारत की बात कर रहा हूं, इंडिया में टोटल अभी इसकी साइट कितनी हो चुकी है, 43 हो चुकी है। याद रहेगा क्या, यूनेस्को के बारे में ही बात कर रहे हैं बेटा अभी हम, है ना। क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इंडिया की बात करेंगे, इसमें इंडिया में टोटल साइट कितनी है यूनेस्को की, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कितनी है, 43। अच्छा, 43 में बेटा करंट के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। और मैं बात करूंगा कि 43 में आपको लास्ट की 3-4 याद रखना है। कौन कौन सी याद रखोगे, तो मैंने एक नाम लिखा जैसे रामप्पा, एक लिखता हूं रामप्पा। रामप्पा कहां पे, तेलंगाना में, ऐसा नो। फिर उसके बाद में मैंने लिखा आपको धौलावीरा। अच्छा, धौलावीरा कहां पे बताओ, धौलावीरा कहां पर, गुजरात में। 2। तीसरा मैं फिर और एक नाम लिखता हूं यहां पर, धौलावीरा। धौलावीरा के बाद में हम बात करेंगे शांति निकेतन या होयसल मंदिर, लिख लो होयसल, होयसल, होयसल मंदिर, होयसल मंदिर हो जाएगा, होयसल मंदिर। होयसल मंदिर के बाद में बेटा एक और हम नाम लिखेंगे यहाँ पर, होयसल के बाद में शांति निकेतन। और शांति निकेतन को आप तो भूल नहीं सकते, शांति निकेतन आश्रम भी ये किसका है, शांति निकेतन किसका हो जाएगा, शांति निकेतन है ना, रविंद्रनाथ टैगोर का निकेतन। स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर बोल सकते हो, गुरुदेव बोल सकते हो, 1913 में, जिनको पहली बार एशिया का गीतांजलि के लिए नोबेल दिया गया, ऐसे व्यक्ति।
तो शांति निकेतन की स्थापना कौन करता है? गुरुदेव। तो यहाँ शांति निकेतन, और एक और आपको याद रखना है मोइदम। मोइदम को थोड़ा दूसरे कलर में लिखता हूं मैं, क्यों? क्योंकि इसको अभी अभी बनाया गया बेटा, है ना, लास्ट में मोइदम। और मोइदम कहाँ पे है? असम में है। मैं अभी इनके आपको राज्य भी लिखाऊंगा कौन सा कहाँ पे है। तो मैंने बात की कि टोटल हेरिटेज में कितने हैं अभी इंडिया में? 43 है। 43 में से आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ बात करता हूँ रामप्पा बेटा 39 नंबर का है। रामप्पा कहाँ पर है? तो यहाँ आपको याद रखना है राज्य इसका तेलंगाना हो जाएगा। हो जाएगा क्या? धौलावीरा बेटा 40 नंबर का है। और ये कहां पर है? तो आपको याद रखना है कि ये कहां पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। उसके बाद में मैंने होयसल मंदिर की बात की, तो होयसल कहां पे है? तो होयसल ये 41 नंबर का हो गया। और होयसल कहां पर है? कर्नाटक में हो गया। बेटा शांति निकेतन की बात करेंगे, 42 नंबर की साइट है यूनेस्को की। और इसकी बात करूंगा कि शांति निकेतन कौन से कहां पर है, तो ये मैं बात करूंगा कि ये कौन से राज्य में आता है। तो ये वेस्ट बंगाल में आता है। और लेटेस्ट कौन सी है? ये अभी आरआरबी एनटीपीसी में, सॉरी आरआरबी जेई में पूछा गया। और आरआरबी जेई के साथ में आपका टेक्नीशियन में भी ये पूछा गया कि मोइदम कहां पे है। या मोइदम की बात करेंगे कि मोइदम को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो बेटा आपको 2024 याद रखना है कि 2024 में ही इसको मोइदम को शामिल किया गया है। 43 नंबर की है, 23 नंबर की है। इस पे आप डबल स्टार लगा लेना। आप भी आने वाले 2-4 एग्जामों में बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे। क्लियर क्या? तो मोइदम मैं कह सकता हूं कि मोइदम ये हो जाएगा। अब मोइदम की बात करें तो मोइदम क्या है? तो बेटा मैं बोल सकता हूं कि जो वहां के असम के राजा महाराजा थे, है ना, ईसाई लोग कह सकते हो आप, तो उनका क्या है? कब्र गृह कह सकते हो आप ईसाइयों का, है ना। तो एक कब्र या टोम आप कह सकते हो, मकबरा टाइप का है। तो ये मोइदम कहाँ है? असम में। और असम तो आप जानते हो हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के सीएम है। असम दिसपुर यहाँ की राजधानी है ना। बाकी विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप यही आपको असम में देखने के लिए मिलता है ना। तो यूनेस्को की टोटल वर्ल्ड हेरिटेज कितनी हो गई? 43। और बेटा एमपी की बात करूंगा कि यहाँ पर एमपी में कितनी, क्योंकि हमें एमपी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो एमपी की अगर मैं बात करूंगा कि एमपी में कितनी है, तो थोड़ा सा मैं एमपी के बारे में भी आपको बता दूं कि एमपी में कितनी है। तो एमपी की बात करेंगे तो बेटा एमपी में नंबर 1 में अगर बात करूं भीमबेटका की, भीमबेटका। उसके बाद में एमपी के बाद में आप खजुराहो भूल नहीं सकते, खजुराहो। और उसके बाद में सांची। ये 3 ही तो है। और मैं यही सांची की तो बात कर रहा था कि सांची क्या है? सांची के पास में ही, सांची से ही कर्क रेखा गुजरती है। यही लिखा मैंने कि शहर कौन सा है, शहर जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो यहां पर आपको सांची याद रखना है। क्लियर है क्या? शहर सांची। उसके बाद में बेटा मैं यहां भोपाल भी लिख देता हूं, भोपाल से भी कर्क रेखा गुजरती है ना। कहां से? भोपाल से। भोपाल से कैसे गुजरती है? तो थोड़ा सा आप ऐसे याद रखना कि बेटा भोपाल का कुछ नक्शा ऐसा कुछ बनता है इस टाइप से। और भोपाल की बात करेंगे तो ये जो ऊपर वाला एरिया है इधर वाला, इसको बोलते हैं बेटा बैरसिया वाला रीजन। कौन सा बोलेंगे? बैरसिया वाला रीजन बोलते हैं। और बैरसिया से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है भोपाल से। एक इंटरव्यू में पूछा गया, पीएससी 2022 या 23 का है, मेंस में पूछा गया इंटरव्यू में कि क्या कर्क रेखा भोपाल से गुजरती है। तो भोपाल जिले से तो गुजरती है, भोपाल से जिले में, भोपाल से भी गुजरती है। और भोपाल में कहां से? तो हमें याद रखना है कि कर्क रेखा से होकर के गुजरती है। क्लियर? तो यहां पर आपको ये चीजें याद रखना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। और तो मैंने यहां पर आपसे बात की कि शहर में आपको कौन कौन सा याद रखना है। तो नंबर 1 आपने याद रखा कि हाँ सर सांची से होकर के गुजरती है, सांची। उसके बाद में मैंने दूसरी बात की कि सर भोपाल से भी होकर के गुजरती है ना। पर इसको मैं अभी भोपाल को और लिखाता हूं। अच्छा, राजधानी कर्क रेखा के पास में, राजधानी यहां लिखता हूं, कर्क रेखा के पास में राजधानी। क्लियर है क्या? कर्क रेखा के पास में राजधानी की बात करूंगा तो आपको बेटा कर्क रेखा के ऊपर कौन सी राजधानी स्थित है, तो आपको याद रखना है कौन सा? रांची। और पास में अगर मैं बात करूंगा तो पास में कौन सी हो जाएगी? नंबर 1 पहले गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कौन सी हो जाएगी? गांधीनगर। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा हमारा प्यारा भोपाल, सपनों का शहर। कौन सा हो जाएगा? भोपाल। क्लियर है क्या?
कर्क रेखा के पास में राजधानी गांधीनगर हो गई, भोपाल हो गया। बेटा इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कर्क रेखा से पूछा जाता है कि बेटा कर्क रेखा के ऊपर या उत्तर की तरफ कितने राज्यों की राजधानी है ना। जो जैसे जो कर्क रेखा पर स्थित है 8 राज्य, उनमें से कितने राज्यों के ऊपर है, कितने राज्यों के नीचे है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीजें याद रखिए। ये थोड़ा सा राजधानी आप याद रखना, यहाँ पर सांची आप थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कर्क रेखा कहां से गुजरती है, सांची से होकर के गुजरती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है ना। ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। आगे चले, अब मैं बात कर ही रहा हूं कर्क रेखा की, तो थोड़ा सा एमपी के बारे में भी बात कर ली जाए। जब एमपी की हम बात कर रहे हैं, सांची की, भोपाल की, है ना, तो थोड़ा सा मैं एमपी के बारे में बात करता हूं। और एमपी आप जानते हो कि एमपी कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देता है ना। मान के चलिएगा, हम बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि एमपी बन जाए, और बनेगा भी, है ना। ऐसे थोड़ा सा इसको और ले लेते, इधर थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है मुझे, चलो कोई ना। ये यहां से बेटा अगर मैं बात करूं तो एमपी ये यहां से जा करके कुछ ऐसा यहां पर सिंगरौली, सीधी सिंगरौली, फिर उसके बाद में शहडोल, अनूपपुर, और अनूपपुर से आकर के नीचे मिल जाता है। ऐसा ही कुछ हमारा एमपी बनता है। और एमपी की बात करूंगा तो मैंने कहा कि एमपी में कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरेगी। तो मैंने कहा, सॉरी, हमने राज्यों की तो बात कर ली। देश में टोटल कितने राज्य, देश में टोटल हो गए आपके 8 राज्य। और बेटा इन 8 राज्यों में एक आपका कौन सा राज्य, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ऐसा कुछ दिखता है, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश आ गया आपका। अब मध्य प्रदेश से कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कितने जिलों से होकर के गुजरती है, तो मैंने कहा बेटा मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। मैंने यहां से इसको मैं बना देता हूं ऐसा कुछ, ये हो गई क्या, बताओ। मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में आप जानते हो कितने जिले, पहले तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं कि कुल जिले, यहां लिख दूं क्या, यहां पर कुल जिले, अगर देश की बात करें 8 राज्य में बेटा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले, बताओ। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले, तो यहां बात करें कि मध्य प्रदेश में टोटल बेटा यहां पर 55 जिले, कितने हो गए, 55 जिले हो गए। अब उन 55 जिलों में से कितने जिलों से होकर के गुजरती है, तो यहां हम बात करेंगे कि एमपी में 14 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से, 14 जिलों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। मैं ये कह सकता हूं कि विश्व में टोटल 18 देश से, और देश में कुल 8 राज्य से, और एमपी में टोटल कितने, 14 जिलों से होकर के गुजरती है। इसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं कि और कितने, बेटा जिले तो 14 हो गए, पर कौन कौन से, 55 जिले, 55 में से 14, क्लियर है क्या, 55 में से 14, तो 55 जिलों में बेटा यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे कि आपको रतलाम देखने के लिए मिलता है। यहां मैंने लिखा, सबसे पहले दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा रतलाम। अच्छा ये भी कलर नहीं, थोड़ा सा दूसरा कलर लेंगे, ये कलर हो गया अपना, रेड ले लेते हैं। यहां पे रतलाम, या मैं इसकी आपको ट्रिक लिखा देता हूं पहले, है ना। देखिए मैं पहले आपको लिखाता हूं कौन कौन से है। तो यहां पर देखिएगा, यहां लिखेंगे हम र, है ना, यहां पे आ जाएगा र, फिर उसके बाद में रहुआ। अच्छा पास में लिखिए क्या, थोड़ा सा और समझ में आएगा। यहां से र उ आ, रहुआ। अच्छा बिहारी मूवी देखी होगी रे आपने, है ना, भोजपुरी मूवी आपने देखी होगी, बोलते हैं रहुआ, क्या कर रहा है रहुआ, है ना, सुना होगा आपने बहुत, मतलब लोगों को क्या बोला जाता है, रहुआ ही बोलते हैं, रहुआ खाना खाया, है ना, जैसे आप बोलते हो ना, अरे बाबू खाना खाया कि नहीं रे, तो ऐसा ही इसमें बोलते हैं रहुआ, है ना। तो रहुआ याद रहेगा आपको, रहुआ। अब उसकी राशि पूछते हो क्या, रहुआ। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है थोड़ा सा राशि, क्या याद रखोगे, राशि, रहुआ की राशि क्या है, रहुआ राशि। बोले राशि नहीं है, बोले मैं क्या हूं, भौरा हूं, बोले क्या हूं, रहुआ से याद रखना है रहुआ राशि। अब राशि से क्या बोला, वो बोल रहे कि नहीं, बोले हम रहुआ राशि नहीं है, क्या है, भौरा है, भवरा, याद रहेगा, रहुआ राशि, भवरा
सा, इतना तो याद हो गया होगा, है ना? है ना? जैसे हम बिहारियों को क्या बोलते हैं, बिहार में हम भोजपुरी सिनेमा की अगर मैं बात करूंगा तो भोजपुरी सिनेमा में मैं क्या बोलता हूँ, रहुआ, लोगों को रहुआ बोलते हैं, रहुआ। फिर उससे मैंने पूछ लिया कि भाई राशि क्या है ना? पूछा राशि क्या है, तो उसने कहा कि बोले राशि वासी छोड़ो, बोले मैं तो भौरा सा हूँ। कैसा हूँ? रहुआ से जब पूछा कि राशि क्या है तो उसने बताया कि मैं भौरा सा हूँ, तो रहुआ राशि भौरा सा हो जाएगा क्या? रहुआ राशि भौरा सा। अब इसके आगे और क्या था, तो भाई यहाँ पे और देखो, उन्होंने कहा कि अच्छा भौरा सा हो, तो बोले हाँ। उसने कहा कि दम है, दम, दम है जब तक, रहुआ राशि भौरा सा, दम जब, बोले दम है जब तक, तो बोले काट देंगे। थोड़ा सा बेटा इसको पास में कर लूं क्या, मैं थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं तो और अच्छा रहेगा। इसको लेते हैं, इसको नहीं, सिर्फ इसको ही लेते हैं, इसको थोड़ा सा पास में कर देते हैं, दम। फिर उसके बाद में इसको भी लिया, ये आ गया दम जब, है ना? भौरा सा, यहां से बेटा इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं मैं, ये अलग है और ये अलग है, दम जब, कटनी, यहाँ पे कटनी, यहां लिखता हूं उमरा और एक लिख देता हूं सा, उमरा। चलो पढ़ो एक बार इसको बेटा, 2-3 बार पढ़ना है, याद यहीं पे कर लेना है, यहीं पे हो जाएगा। ऐसा मान के चलना कि आप अगर आगे बैठे हो, मैं इस साइड हूं, एक इंटरेक्शन होना चाहिए कि हाँ, आपको लगना चाहिए कि हाँ ऑफलाइन क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हो। बोलना आपको भी है, अगर आप बोलोगे नहीं तो याद नहीं होने वाला, रटना पड़ जाएगा। उससे अच्छा है कि जितनी बार आप बोलोगे वो जल्दी याद हो जाएगा। कोशिश यही करो कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, है ना? तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं कि क्या हो गया, रहुआ, क्या लिखा, रहुआ राशि भौरा सा, याद हो जाएगा, रहुआ राशि भौरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। याद है क्या? रहुआ राशि भौरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। बेटा ऐसे अगर चौपाई में, जैसे हमने बहुत सारी रामायण की चौपाइयां सुनी होगी, ऐसी होती, ऐसे याद कर लो। अगर ऐसे भी नहीं होगी तो कैसे करना है, तो जैसे मैंने कहा, हमने भोजपुरी सिनेमा में रहुआ बोलते हैं, अब रहुआ से हम पूछ बैठे उसकी राशि, है ना? रहुआ से जैसे उसकी राशि पूछी, उसने कहा कि मैं भैया भौरा सा हूं। कैसा हूं? भौरा सा हूं। और भौरा सा हूं तो बोले कैसा हूं, तो जब तक दम रहेगा, दम जब तक है, दम जब तक बोले काट करके क्या कर दूंगा, उमरा दूंगा सबको। याद रहेगा क्या? दम जब तक है तो मैं काट कर उमरा सा कर दूंगा आपको। याद हो जाएगा कि रहुआ राशि भौरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। चलो अब ये याद हो गया होगा। अब हम इनमें राज्य देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट देखते हैं कि कौन कौन से हो जाएंगे। तो बेटा पहला तो आपको याद रखना है, र से क्या होगा, रतलाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो यहां मैं बात करता हूं कि र से क्या होने वाला है, तो आपको याद रखना है बेटा रतलाम। और रतलाम आप जानते हो, रतलाम के बारे में, ग्रेप्स सिटी, सबसे ज्यादा अंगूर कहां पर होता है, तो ग्रेप्स सिटी रतलाम में होता है। विटिकल्चर, अंगूर की खेती होती है ना, रतलाम। और रतलामी सेव यहाँ की, अगर बेटा रतलाम गए और रतलामी सेव के बारे में आपने जानकारी नहीं लिया, उसको खाया नहीं, तो फिर रतलाम जाने का कोई मतलब नहीं, है ना? तो वही आप जानते हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 DOP में, है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आपका रतलामी सेव को GI टैग भी मिला हुआ है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रतलामी सेव का किसके पास में है, तो ये आपको रतलाम याद रखना है। तो पहला तो हो गया रतलाम। रतलाम के बाद में दूसरा आता है उज्जैन। कौन सा हो जाएगा, रतलाम के बाद में दूसरे नंबर पे बेटा आ जाएगा आपका उज्जैन, महाकालेश्वर नगरी। याद रहेगा क्या, उज्जैन महाकालेश्वर नगरी, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। उज्जैन के बारे में सांदीपनी आश्रम, महाकालेश्वर मंदिर, उसके बाद में विश्व का सेंटर पॉइंट, अब मैं कह सकता हूं वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट, है ना, विश्व का या पृथ्वी का केंद्र बिंदु आपका मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे, कुंभ का मेला। ये सारी चीजें आपको बेटा उज्जैन के बारे में याद रखनी है ना। तो दूसरा कौन सा हो गया, रतलाम, उज्जैन। और उज्जैन के बाद में अगर मैं बात करूंगा तो तीसरा आपको याद रखना है आगर मालवा। याद रहेगा क्या, अच्छा इसको मैं ऊपर लिख दूं आगर मालवा को। पहला रतलाम, दूसरा उज्जैन, तीसरा आगर मालवा, आगर मालवा, आगर मालवा, तीसरा आगर मालवा। फिर चौथे की अगर मैं बात करूंगा तो चौथा फिर आपको याद रखना है राजगढ़, राजगढ़। याद रहेगा राजगढ़। चौथा
राजगढ़, और राजगढ़ आप भोपाल से तो होकर के आते हो, भोपाल, भोपाल के बाद में सीहोर, सीहोर के बाद में राजगढ़। यहाँ से 80 रुपए दो, बस में बैठो, आप राजगढ़ पहुंच जाओ। तो राजगढ़, राजगढ़ के पहले कौन सा आएगा? तो सीहोर कहोगे, है ना। राजगढ़, या राजगढ़ से आओगे तो पहले फिर राजगढ़, फिर सीहोर, फिर भोपाल पड़ेगा आपको। तो राजगढ़, राजगढ़ के बाद में कौन सा आ जाएगा? राजगढ़ के बाद में आपको सीहोर याद रखना है। राजगढ़, राजगढ़ के बाद में कौन सा होगा? सीहोर हो जाएगा। और सीहोर के बाद में, अब सीहोर पहुंच गए तो आपने कहा कहां हो भाई? सीहोर में। और सीहोर भोपाल से कितना? 40 किलोमीटर। तो आप भोपाल भी नहीं भूलोगे, क्योंकि सीहोर भोपाल पास पास में, तो यहाँ, और आप भोपाल को वैसे भी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि पहले बेटा 1972 तक तो ये खुद सीहोर की तहसील था भोपाल, है ना। 1972 तक ये खुद तहसील था, इसलिए सीहोर में ही भोपाल आता था। इसीलिए नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? तो यहां मैं बात कर सकता हूं कि नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? आपका भोपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो यहां बात करते हैं, नेक्स्ट आपका हो गया बेटा भोपाल। और भोपाली आप जानते ही हो कैसे होते हैं, भोपाली, है ना। नवाबों का शहर भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल। वो अलग बात है कि लखनऊ और उदयपुर भी आ जाते हैं बीच में, वैसे भोपाल के रुतबा वैसे ही कुछ कम नहीं है ना। तो यहाँ पर बेटा बात करें कि भोपाल हो जाएगा। और भोपाल के बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो भोपाल के पास में राइट साइड में बेटा विदिशा देखने को मिलता है क्या आपको? विदिशा, अरे वही विदिशा, भेलसा नगरी, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी भेलसा, विदिशा, गरुड़ स्तंभ। तो ये विदिशा, भोपाल, भोपाल के बाद में विदिशा। और आप जानते हो कि विदिशा के बाद में रायसेन भी आपको मिल जाएगा। भोपाल के राइट साइड में रायसेन भी है ना। रायसेन रोड भोपाल में से ही आता है ना। भोपाल से हम जाते हैं तो रायसेन रोड आपको मिलता है कि नहीं? रायसेन जाने के लिए रायसेन रोड, मैं कह सकता हूँ कि भोपाल से टच कौन सा है? विदिशा, और विदिशा से टच कौन सा है? रायसेन। तो मैं कह सकता हूँ कि रायसेन नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? रायसेन। ये कौन सा हो जाना है? रायसेन हो जाएगा। और रायसेन की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा भोपाल, विदिशा, और विदिशा के बाद में कौन सा हो जाना है? तो यहाँ पर रायसेन हो जाना है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, भोपाल, विदिशा और रायसेन। और रायसेन के बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ो बेटा तो आप कहां पहुंच जाओगे? यहां आगे पहुंचोगे कहां पर? सागर में। और सागर में गागर का तो आपने नाम सुना ही होगा, है ना। सागर, कहां पहुंच गए? सागर। और सागर के बाद में जस्ट साइड में दमोह। सागर के बाद में नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? तो मैं बात करता हूं कि कौन सा आ जाएगा गाइस। तो यहां पर दमोह आ जाएगा। कौन सा आएगा? दमोह आएगा। सागर, दमोह। और दमोह से बेटा दम से याद रख लो ना, दमोह, है ना। दमोह, है ना, जिसमें दम हो, मोह करने का, वही है दमोह। जो मोह ले अपने दम को, वही है दमोह। फिर आ गया जब। जब से आपको याद रखना है बेटा जबलपुर। कौन सा याद रखना है? जब से आपको याद रखना है जबलपुर। जबलपुर, और जबलपुर के जस्ट साइड में कटनी लिखा हुआ है, पूरा पूरा वैसे ही याद हो जाएगा आपको, कटनी, कटनी। और कटनी के बाद में बेटा बात करूंगा तो जस्ट लिखा हुआ है उमरा, और उमरा से आपको याद रखना है उमरिया। उमैया नहीं, उमरिया, है ना। उमैया मत करो भाई, है ना। क्या हो जाएगा? उमरिया है, क्या बोल रहे हैं, है ना। उमरिया याद रहेगा, उमरिया, कटनी, कटनी के बाद में उमरिया। और बेटा स से हो जाएगा शहडोल। कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर मैं लिख देता हूं शहडोल। शहडोल हो जाएगा कंप्लीट, है ना। तो थोड़ा सा आपको ये चीजें याद रखनी है कि कौन सा हो जाएगा? उमरिया, शहडोल। तो कितने जिले हो गए? तो यहां मैं बात कर सकता हूं कि बेटा टोटल कितने जिले हो गए? 14 जिले हो गए। अब ये 14 जिले आपको याद भी हो गए होंगे। आपको ट्रिक याद रखना है, रहुआ, राशि, भवरासा। रहुआ, राशि, भवरासा, दम, जब, कटनी, उमरासा। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये आपको यहां पर याद रखना है ताकि क्या हो जाए, ये सारी चीजें आपको याद रहे। और ये याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे सपने में भी पूछे ना कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8। कितने देशों से होकर के गुजरती है? 18। अरे एमपी में कितने जिलों से होकर के गुजरेगी? तो 14।
याद रहेगा 8, 18, 14 या 18 देश, 8 राज्य, 14 जिले। विश्व में 18 देश। देश में हमारा भारत, भारत में कितने राज्य? 28, 28 में से 8 राज्य, उसमें से एक मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कितने जिले? 55, 55 में से कितने से गुजरती है? तो 14 जिलों से। अब इसके बारे में एक पॉइंट और मैं लिखाता हूं और फिर क्लास को हम खत्म करते हैं कि अगर मैंने बात की कि मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले? कुल 14 जिलों से होकर के गुजरती है, याद हो गया होगा आपको, 14 जिलों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा बेटा ऐसा संभाग जिसके, क्वेश्चन सुनना बेटा, ऐसा संभाग जिसके सभी जिले, ऐसा संभाग जिसके सभी जिले कर्क रेखा पर है, कर्क रेखा पर है। और वो संभाग कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है वो संभाग है भोपाल। और भोपाल संभाग में पूरे 5 जिले, और 5 जिले की अगर मैं बात करूंगा कि 5 के 5 जिले आपके किसमें है? कर्क रेखा के ऊपर स्थित। याद रहेगा क्या कि कर्क रेखा के ऊपर ही आपके 5 के 5 राज्य कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। सॉरी, भोपाल 5 भोपाल संभाग है, यहां पर मैं डिवीजन लिख देता हूं। भोपाल क्या हो जाएगा? भोपाल संभाग और भोपाल संभाग के 5 जिले आपके कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो ये हमने बात की कर्क रेखा। और बेटा अगर मैं बात करूं कि भारत को, या मैं कहूंगी मध्य प्रदेश को 2 भागों में, यहां पर और पॉइंट लिख देता हूं मैं, मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटने का काम, 2 भागों में बांटने का कार्य कौन सी रेखा करती है? क्यों करती है बेटा? यहां पर देखो, जस्ट मैंने इसके पहले आपको बताया बेटा, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजर रही, मतलब मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश को 2 भागों से बांट रही है। साथ में बेटा मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो रीजन है, थोड़ा सा यहां पर देखिए, यहां अगर मैं बात करूंगा तो यहां देखिए, अच्छा ये सिस्टम में थोड़ा सा है ना। यहां अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में, चलो मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो बेटा इस वाले रीजन में क्या आता है? तो यहां आपको याद रखना है कि इस वाले रीजन में बेटा, ये वाला जो रीजन है, यहां से ये वाला रीजन की अगर मैं बात करूंगा, ये वाले रीजन की, तो ये वाला रीजन आपका मालवा का पठार कहलाता है। क्या मालवा कहलाता है? तो मैं ये कह सकता हूं कि मालवा को भी 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है? तो मालवा को 2 भागों में बांटने का काम भी कर्क रेखा करती है। मालवा जो विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, वो मालवा के पठार को भी 2 भागों में बांटने का काम करती है। बेटा इसी के साथ में और 1-2 पॉइंट ये भी आप याद रख सकते हो, है ना। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि एमपी को 2 भागों में बांटने का कार्य कौन करती है? तो कर्क रेखा करती है। यस सर नो। इसके साथ में और क्या याद रखोगे? तो चलिए देखते हैं, कर्क रेखा के समांतर कौन सी नदी बहती है? ये याद रहेगा, कर्क रेखा के समानांतर कर्क रेखा के समानांतर, पैरेलल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के समानांतर कौन सी नदी, विच रिवर, कौन सी नदी बहती है? तो मैं बात करूंगा बेटा किसकी, कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। क्यों? समझो, समझने से आएगा, वैसे नहीं आएगा। यहां अगर मैं बात करूं, ये बेटा हमारा एमपी, ये क्या है? हमारा एमपी। और आप एमपी में जानते हो बीच में से कर्क रेखा गुजर रही, बेटा कर्क रेखा के जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका क्या स्थित है? यहां अगर मैं बात करूंगा तो कर्क रेखा के जस्ट नीचे बेटा, यहां पर मैं कह सकता हूं कि यहीं से बेटा विंध्याचल पर्वत भी है क्या? यहीं से आपका विंध्याचल पर्वत भी है क्या? बताओ रे। यहीं पर विंध्याचल पर्वत हो गया, विंध्याचल। और विंध्याचल के नीचे बेटा आप जानते हो कि नदी बहती है, यस और नो। यहीं पर नदी बहती है, ये वाली। और बेटा ये यहां से अगर मैं बात करूंगा, विंध्याचल आपका कर्क रेखा के समानांतर है। नीचे कौन सी नदी बह रही? नर्मदा।
और नर्मदा के नीचे मैं एक पहाड़ और अगर बना दूं, ये वाला है ना, एक पहाड़ अगर और बना दूं तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी आपको। वो कौन सा, देखो समझो बेटा, यहां से ये और एक हो गया, मैंने बना दिया। एक तो हो गया ऊपर विंध्याचल, इसको मैं विंध्याचल लिख देता हूं, ये हो गया विंध्याचल, ये हो गया सतपुड़ा, और बीच में हो गई हमारी प्यारी नर्मदा मैया, है ना। तो कर्क रेखा ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके पैरेलल समांतर कौन सी नदी है? तो बेटा आप जानते हो कि बीच में तो सर एक ही नदी दिखाई दे रही है हमें, नर्मदा, नर्मदा नदी, यस और नो। और बेटा पर्वत की अगर बात करूंगा कि समानांतर कौन सी नदी है, तो नर्मदा। और अगर मैं पर्वत लिख दूं, माउंटेन लिख दूं, तो बेटा क्या माउंट है? माउंट आप इसको नहीं लगाओगे, विंध्याचल को, विंध्याचल पर्वत। जब नदी नर्मदा है तो नर्मदा के पैरेलल ही तो आपका विंध्याचल है, और विंध्याचल ही आपको आंसर करना है कि कर्क रेखा के समानांतर कौन सा है, विंध्याचल। उसके बाद में और लिख दूं, मैंने अभी बताया इस वाले रीजन को आप मालवा का पठार बोलते हो, इस वाले रीजन को क्या बोलते हो, मालवा का पठार बोलते हो, यस और नो। और मालवा के पठार की बात करूंगा तो दो भागों में मालवा के पठार को कौन बांटती है, दो भागों में मालवा, यहां लिखूं क्या, दो भागों में मालवा को, मालवा को दो भागों में मालवा को बांटने का काम कौन करती है? तो मैं बात करूंगा बेटा कि दो भागों में बांटने का काम मालवा को कर्क रेखा करती है। और विंध्याचल पर्वत, पर्वत की बात करेंगे बेटा तो पर्वत भी कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपको याद रखना है कि पर्वत विंध्याचल पर्वत के पैरेलल है, समानांतर नर्मदा नदी है, दो भागों में मालवा के पठार को बांटती है। इसके बाद में बात करेंगे कि ये जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। कर्क रेखा की बात कर रहे हैं सारी की सारी, ये देश में जलवायु विभाजक, जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। अब जलवायु विभाजक मतलब बेटा एमपी बीच से गई आपकी कर्क रेखा, और कर्क रेखा गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने जलवायु विभाजक क्यों बोला इसको, समझो। मैंने कहा वापस से एमपी का मैप लेना है, और मैप बेटा हर बार बनाना है ना, ऐसा नहीं कि आपने मैप एक बार नहीं बनाओगे, आप 10 बार बनाओगे, 10 चीजें याद होंगी। एक बार बनाओगे सिर्फ एक चीज याद होगी। मान के चलना एमपी है, मान के चलो ऐसा ही है, चलो। यहां से मैंने एक कर्क रेखा गुजारी, ये गई कर्क रेखा, चली गई बीचों बीच से। अब मैंने कहा बेटा आप जरा सा इंडिया को भी समझो, है ना, इंडिया थोड़ा सा यहां पे बना दूं क्या, ये इधर ले लेते हैं थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, है ना। यहां से अगर मैं बात करूंगा तो यहां से मान के चलो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, है ना? मान के चलो भारत है, ऐसा कुछ। अब मुझे एक बात बताओ कि कर्क रेखा यहां से, बेटा कर्क रेखा यहां से गुजर रही है, ये वाला ये पोर्शन ले लेते हैं हम, कर्क रेखा। यही मैंने इसको बनाया, और बनाने के बाद में देखा कि एमपी के बीचों बीच से, भारत के भी बीचों बीच से। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ कि इस साइड में यहां पर मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत में एकदम नीचे साउथ में अगर यहां बात कर रहा हूं, तो आप जितना भारत में नीचे की तरफ जाओगे, अरे नीचे की तरफ जाओगे ना, भारत में तमिलनाडु जाओगे मतलब दक्षिणी छोर पर जाओगे ना, और दक्षिणी छोर पर जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी या ठंडी लगेगी, बस इतना सा प्रश्न है आपसे कि ठंडी लगेगी या गर्मी लगेगी, ये बता दो आप, क्या लगेगी, ठंडी लगेगी या गर्मी लगेगी। तो आप क्या आंसर करोगे कि सर जैसे ही मैं कर्क रेखा से भारत में नीचे की तरफ जाता हूं, तमिलनाडु साइड जाता हूं, केरल जाता हूं, कुल्लू मनाली जाता हूं, ऊटी जाता हूं, क्या हो जाएगा, जब भी मैं ऊटी जाता हूं, एक मिनट गाइस, है ना, चलिए। तो मैं जब भी कहा जाता हूं, ऊटी वगैरह जाता हूं, तो मुझे क्या देखने के लिए मिलता है, तो मुझे याद रखना है कि यहां पर नीचे जैसे ही आता हूं तो गर्मी होती है, क्लियर है क्या। और गर्मी कहां होगी, तो मैं जब भी तमिलनाडु या नीचे की तरफ जाऊंगा तो क्या होने वाली है, गर्मी होने वाली है। और ये होती क्यों है, थोड़ा सा उसको भी समझो, इससे थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं मैं, ये पॉइंट अभी रुकिए,
अभी आपको दो चीजें समझ आई यहाँ पे कि मैं भारत में नीचे की तरफ जाता हूं तो गर्मी होगी या ठंडी लगेगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारत में उत्तर की तरफ जाता हूं तो मुझे ठंडी लगेगी या गर्मी लगेगी, दूसरा क्वेश्चन। अब थोड़ा और समझो, ये बेटा भारत में एमपी। अब मैं थोड़ा सा और आगे चला और मैंने यहां पर क्या बनाया, एक पृथ्वी का डायग्राम बनाया। अच्छा, दूसरा कलर ले लें क्या? चलो दूसरा कलर लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको। येलो कलर में ले लेते हैं, यहां पे ये बनाया, ये हो गया। अब बेटा आप जानते हो कि पृथ्वी पर मैंने अभी आपको बताया 3 लाइनें डाली गई। नंबर 1 0 डिग्री, उसके बाद में दूसरी मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। फिर एक और मैंने आपको बताया कि ये वाली कौन सी है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश, जिसको आप बोलते हो मकर रेखा। और बेटा आप जानते हो कि अगर मैं इधर सूर्य बना दूं, एक थोड़ा सा सन की भी जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। सन को हम कहां बना देते, इधर बना देते, कहीं भी यहां पर बना दूं, इधर बना देता हूं मैं सूर्य को जरा सा। ये भाई साहब सूर्य हो गए, है ना। अब सूर्य हो गए, इसको थोड़ा सा स्माइली भी बना देते हैं ना, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं कलर में ले लूं और अच्छा रहेगा भाई, है ना। ये चीज है, ये सर नो स्माइल। अच्छा, ये यहां से बेटा इसकी जो रोशनी पड़ने वाली है, ये इसका प्रकाश कुछ ऐसा ही पड़ेगा क्या, या मैं बात करूं यहां से मान के चलो कि इसकी जो रोशनी पड़ने वाली है वो इस पे ही पड़ेगी क्या ऐसी, या इसका फोकस जो पड़ेगा वो ऐसा ही पड़ेगा, बताओ मुझे। अरे इसके बाहर तो निकलेगा तो बाहर निकल जाएगा ना, इसके बाहर जो निकलेगा तो वो बाहर निकल जाएगा सूर्य का प्रकाश। यस और नो, जरा बताओ तो रे मुझे, ये होगा क्या, जरा सा बताओ कि ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा, एंग्री बन गया वो से तो, जरा सा इसको गुस्से से थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। अब ये जब भी करेगा तो इसका प्रकाश कहां आएगा, इसके बीच में। और आप जानते हो कि सूर्य पूरे साल भर ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चमकता है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चमकता है। मतलब मैं ये कहूं कि आपको सबसे ज्यादा सनलाइट कहीं मिलने वाला है तो इन्हीं के बीच में मिलने वाला है, इन्हीं के बीच में मिलेगा। मतलब इधर और इधर, इसके ऊपर तो आप नॉर्थ पोल चले जाओगे, दक्षिण में साउथ पोल चले जाओगे। मतलब ऊपर और नीचे आपको हमेशा ठंडी मिलने वाली है, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंच पा रहा। मतलब मैं कहूं कि इधर भी तो क्या होगी, तो इधर आपको याद रखना है कि सर इधर तो ठंड होगी, यस और नो। और यहां भी क्या होगी, तो यहां भी आपको याद रखना है कि यहां भी क्या होगी, तो ठंड होगी। क्लियर है क्या, ठंड होगी। अब ठंड होगी तो अब सूर्य जब इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन कर रहा है, तो मैंने बात की कि बेटा इसी के बीच में गर्मी सबसे ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि सनलाइट सबसे ज्यादा यहीं पर पड़ रहा है। तो अब ऐसा समझो कि यही वाली ऊपर वाली रेखा है और भारत हमारा यहां पे, ये हमारा भारत हो गया, है ना। मान के चलना बेटा भारत है ना, ऐसा ही कुछ है हमारा भारत। और भारत के बीचों बीच से गुजर रही, मतलब मैंने कहा कि बेटा भारत के उत्तर में ज्यादा गर्मी होगी या भारत के दक्षिण में ज्यादा गर्मी होगी। तो आपको याद क्या रखना है कि कर्क रेखा गुजर रही, मतलब कर्क रेखा तक ही आपका सूर्य का जो आपका प्रकाश है, सनलाइट है, वो सीधी पड़ेगी। और सीधी पड़ेगी तो मैं कह सकता हूं कि सर कर्क रेखा जहां तक है, कर्क रेखा पे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेगी और उसके नीचे तो सर हमेशा ही पड़ती रहेगी। और यहां पर क्या होगी, तो मैं कह सकता हूं कि बेटा गर्मी होगी। और यहां पर बात करूंगा तो ऊपर की तरफ ठंडी होगी। मतलब मैं कर्क रेखा के ऊपर की ओर जाऊंगा तो ठंडी बढ़ने लगेगी। क्या बढ़ने लगेगी बताओ, यहां पर जैसे ही ऊपर जाऊंगा तो ठंडी बढ़ने लगेगी, और नीचे की तरफ जाऊंगा साउथ में तो गर्मी बढ़ने लगेगी। अरे इसीलिए तो बेटा आपने देखा होगा, अरे साउथ में लोग काले होते, आंध्र प्रदेश चले जाओ आप, गर्मी ज्यादा है ना यार, उमस ज्यादा है, क्या करेंगे ह्यूमिडिटी में रहकर लोग, है ना। तो ये चीजें गर्मी ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं इसी के आधार पर मैंने कहा कि कर्क रेखा पूरे देश में जलवायु विभाजक का कार्य करता है। अगर भारत के बीच से कर्क रेखा नहीं जा रही होती तो बेटा मैं ये नहीं कह सकता कि कर्क रेखा जलवायु विभाजक का कार्य कर रहा है। यहां पर समझ में आ रहा होगा क्यों कर रहा है,
क्योंकि इसके उत्तर में बेटा धीरे धीरे अगर मैं बढ़ता हूं तो ठंडी बढ़ने लगती है, क्योंकि हिमालय आ जाता है। नीचे आ रहा हूं बेटा, सूर्य का फ्लक्चुएशन, सूर्य की किरणें आ जाती है, जिसके कारण सूर्य लंबवत चमकता है और इसी के कारण सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट पड़ने से बेटा तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने से आपको गर्मी होने लगती है। तो ये चीजें याद रहेगा क्या? तो थोड़ा सा क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, है ना। और इसके आगे जैसे मैंने कहा कि इसमें फ्लक्चुएशन, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो कर्क रेखा आपका जलवायु विभाजक का कार्य करती है। जलवायु विभाजक का कार्य करने के साथ साथ बेटा एमपी में भी, एमपी की जलवायु को भी दो भागों में बांटती है। और ये बीच से, और यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल करके आता है कि एमपी की जलवायु कैसी है, सर्वश्रेष्ठ है, क्यों बोला गया? बेटा एमपी को बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही, कर्क रेखा गुजर रही, तो बेटा ऊपर की तरफ जाऊंगा ठंड, नीचे की तरफ जाऊंगा गर्मी, मतलब ये तो बीच वाला पार्ट हो गया ना। यहाँ तो न तो अधिक ठंडी होगी न तो अधिक गर्मी होगी। इसीलिए तो बेटा एक चीनी यात्री था फाइयान, वो जब आया उसने देखा कि क्या क्या मौज है, और जैसे ही आया उसको लगा कि नहीं एमपी में तो बस जाना चाहिए। इसलिए उसने बोल दिया कि बोले कहीं पृथ्वी में स्वर्ग है तो मालवा में है, इसीलिए आनंद उठाओ कि आप मालवा एमपी में रहते हो, है ना। फाइयान ने कहा कि फाइयान ने बोला कि एमपी की जलवायु कैसी है, सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ भी कहा कि मालवा में, हम मालवा में ही आते हैं ना। चलिए, तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। बचा हुआ इसके आगे जो भी है ना, इसके आगे और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कर्क रेखा को। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं है ना, समझने की कोशिश करना। बाकी मैप बनाना है और साथ में रिवीजन भी करना है, ताकि आपको याद अच्छे से हो पाए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो, बस इतना ही। बाकी थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।